हेलो दोस्तों, आप लोगों का दिल से स्वागत करता हूं इतिहास की दुनिया 99 पर। दोस्तों, आरआरबी एनटीपीसी में जो पेपर आपका 5 जून का हुआ था, जो 5 जून में जो पेपर आपका सेकंड और थर्ड शिफ्ट में जो भी क्वेश्चन पूछा गया था, उन क्वेश्चन का आंसर आपको काफ़ी डिटेल में मिलने वाला है। आप बिल्कुल इसी पैटर्न को फॉलो कीजिए, इसी पैटर्न पर आप पढ़ाई कीजिए, आपका एग्जाम में सिलेक्शन जरूर होगा। तो चलिए, पहला प्रश्न देखिए, आपके सामने में पूछा गया था, निम्न में से कौन सी नदी गंगा की सहायक नदी नहीं है जो सीधे बंगाल की खाड़ी में गिरती है? ऐसा कौन सा नदी है जो गंगा की सहायक नदी भी नहीं है और वह कहाँ गिरती है? बंगाल की खाड़ी में गिरती है। हमको पता है कि जो महानदी है, महानदी यह गंगा की सहायक नदी है और ये कहाँ गिरती है? बंगाल की खाड़ी में गिरती है। तो इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर डी क्या होगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। बाद बाकी कोसी हो गया, गंडक हो गया, घाघरा हो गया, ये तीनों नदी गंगा की सहायक नदी है, गंगा की सहायक नदी है, ये बात आपको याद रखना है। फिर क्वेश्चन पूछा जाएगा कि महानदी पर कौन सा बांध है? तो आपको याद रखना कि हीरा, क्या रखना है? हीरा मिलता है तो आदमी क्या होता है? महान, और महान से याद रखना महानदी, यानी हीरा कुंड बांध पूछेगा किस नदी पर है, तो यह महानदी पर है। और आपको याद रखना कि जब दोस्तों हीरा मिलता है तो आप क्या बन जाइएगा? महान बन जाइएगा। और महान बनने के बाद इंसान कहता है कि इसका पैर अब जमीन पे नहीं टिकता है, आसमान में उड़ता है। तो उड़ना से याद रखना कि उड़ीसा में, कहाँ है? उड़ीसा में है। तो हीरा कुंड बांध पूछे कहाँ है, तो आपको बताना है कि उड़ीसा में है, ये बात आपको याद रखना है। अच्छा, कोसी नदी को बिहार का शोक कहते हैं, ये सब हम लोग जानते हैं। कोसी नदी पर कहेगा कि बांध कहाँ है, तो कोसी नदी पर बांध दोस्तों बिहार और नेपाल के बॉर्डर पर है। कहाँ है? बिहार और नेपाल के बॉर्डर पर है, बिहार और नेपाल के बॉर्डर पर स्थित है। और इस जगह को हम लोग कहते हैं हनुमानगढ़। क्या कहते हैं? हनुमानगढ़ कहते हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट अगले प्रश्न की ओर, लेकिन यहाँ थोड़ा सा डिस्कशन हम लोग कर लेते हैं। महानदी गंगा की सहायक नदी नहीं है, यही बात पीछे बता के आया हूँ। यह छत्तीसगढ़ से निकलती है। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि महानदी कहाँ से निकलती है, तो यह छत्तीसगढ़ से निकलती है और उड़ीसा होते हुए सीधे बंगाल की खाड़ी में गिरती है। जबकि कोसी, गंडक, घाघरा ये सभी गंगा की सहायक नदियाँ हैं। इतना ही नहीं है, और भी है, पीछे वीडियो में मैं कई बार आपको बता चुका हूँ, इसलिए ज़्यादा अब टाइम को बर्बाद नहीं करेंगे। चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला प्रश्न की ओर। 1555 में शेरशाह सूरी किस वंश को हराकर अफगान के साम्राज्यों को अंत किया था? आपको बताना है कि 1555 ईस्वी में, कई बार मैं आपको बताते रहता हूँ कि 1555 ईस्वी में शेरशाह सूरी जो है, वह शेरशाह सूरी के उत्तराधिकारी को कौन हरा दिया था? हुमायूं हरा दिया था, और इसको हरा करके फिर से मुगल वंश का नींव डाल दिया था। तो इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। और हुमायूं हुमायूं का बचपन का नाम पूछेगा क्या था? तो नसीरुद्दीन। क्या नाम था? नसीरुद्दीन। और इन्हीं का पिता कौन हुआ करता था? बाबर हुआ करता था। कौन हुआ करता था? बाबर हुआ करता था। ये बात आपको याद रखना, ये बाबर का प्रथम पुत्र था, सबसे बड़ा बेटा था। चलिए हम लोग देखते हैं, शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच में कई सारा युद्ध भी हुआ था, जिसमें हुमायूं की हार भी और शेरशाह सूरी की जीत भी। लेकिन 1555 ईस्वी में हुमायूं ने शेरशाह सूरी के उत्तराधिकारी इस्लाम शाह व अन्य अफगान शासक को पराजित कर पुनः दिल्ली की सत्ता प्राप्त की, जिससे अफगान साम्राज्य का क्या हो गया? अंत हो गया। ठीक है। अच्छा, मैं आपको और भी बताता हूँ, शेरशाह सूरी से कुछ प्रश्न बताता हूँ। शेरशाह सूरी का अगर कहेगा कि शेरशाह सूरी का मकबरा बताओ कहाँ है, तो शेरशाह का जो मकबरा है वो कहाँ है? इसका मकबरा है सासाराम में, बिहार के सासाराम में शेरशाह सूरी का मकबरा है। ये बात आपको याद रखना है। चलिए बढ़ते हैं। फिर क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, पीड्स इंडिया एक्ट, कितना बार मैं आपको बताता हूँ। अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है, यहाँ देखिए। क्वेश्चन पूछा गया है कि ब्रिटिश संसद ने ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन को विनियमित नियंत्रित करने के लिए किस अधिनियम को पारित किया था? वो किया था 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट को। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। अब 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से मैं आपको कुछ प्रश्न बताता हूँ। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत भारत में दोस्तों एक सुप्रीम कोर्ट खोला गया था। क्या खोला गया था? एक सुप्रीम कोर्ट, एससी यानी सुप्रीम कोर्ट का स्थापना हुआ था। किस रेगुलेटिंग एक्ट के तहत? 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत। और इस सुप्रीम कोर्ट का एक जज को बनाया गया था, मुख्य जज बनाया गया था। उस जज का नाम था एलिजा एम्पे। क्या नाम था? एलिजा एम्पे। और इनकी सहायता के लिए 3 और जज को अपॉइंटमेंट किया गया था। तो एलिजा एम्पे की सहायता के लिए 3 जज को और अपॉइंटमेंट किया गया था, जिसका टिक होता है LHC, जिसको हम लोग लेमिस्टर, L से हम लोग लेमिस्टर कहते हैं, S से हाइट कहते हैं, C से चैम्बर्स कहते हैं। तो यही 3 वो जज था जो एलिजा एम्पे के सहायक जज था। ये बात आपको याद रखना है। तो चलिए, इस प्रश्न का फिलहाल ऑप्शन नंबर बी क्या था? बिल्कुल राइट था। चलिए फिर क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है, ईस्ट इंडिया एक्ट कब आया था? 1784 ईस्वी में आया था। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला प्रश्न है, भारत सरकार अधिनियम कब पारित हुआ? 1858 में। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रशासन पर ब्रिटिश संसद का पहला प्रमुख हस्तक्षेप था। इस अधिनियम ने बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल बनाया और
कंपनियों के कार्यों को विनियमित करना शुरू कर दिया। अब क्वेश्चन पूछा जाएगा कि किस अधिनियम के तहत बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल बना दिया गया। तो आपको बताना है भारत सरकार अधिनियम 1858 के तहत। तो ये बात आपको याद रखना है, यहाँ से यही इंपॉर्टेंट प्रश्न निकल रहा था। अब हम लोग बढ़े थोड़ा नेक्स्ट प्रश्न की ओर। चलिए अगला यहाँ क्या कहता है, थोड़ा सा हम लोग अगला प्रश्न को हम लोग पढ़े गौर से। तो प्रश्न कहता है कि केंद्रीय खेल मंत्री मनसुख मंडाविया ने मार्च 2025 में भारत करंट से क्वेश्चन पूछा गया था, भारत की ओलंपिक तैयारियों पर 2 दिवसीय चिंतन शिविर कहाँ आयोजित किया गया था। वो कहाँ आयोजित किया गया था, तो हैदराबाद में। तो ऑप्शन नंबर भी क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। और हैदराबाद में याद रखना यहीं पर क्या है, 4 मीनार है। क्या है, 4 मीनार पूछेगा कहाँ है, हैदराबाद में है। पूछे इसको कौन बनाया था, तो कुली कुतुब शाह। कौन बनाया था, कुली कुतुब शाह ने बनाया था। ये बात आपको याद रखना है। सॉरी दोस्तों, गोलकुंडा के किला को शायद बनाया था, तो ये बात यहाँ पर रॉन्ग बता दिया मैंने आपको। और यहाँ तो हम लोग पढ़ते हैं अगला प्रश्न, यहाँ इसके बारे में दिया हुआ है। यह चिंतन शिविर 7 और 8 मार्च 2025 को कान्हा शांति वनम हैदराबाद में आयोजित किया गया था। इसमें विभिन्न राज्यों के खेल मंत्री, विशेषज्ञ और अन्य प्रमुख प्रतिनिधि शामिल हुए थे। चलिए नेक्स्ट अगला प्रश्न है, पूछा गया था कि हेल्ड नामक किताब को किसने लिखा था। तो हेल्ड नामक पुस्तक को कौन लिखा था, इसको लिखा था एनी माइकल्स। कौन लिखा था, एनी माइकल्स। ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। अब एनी माइकल्स के बारे में हम लोग और भी थोड़ा जानकारी ले लेते हैं। हेल्ड्स लेखक और कवि एनी माइकल्स द्वारा 2023 में लिखा गया था। इसको कब लिखा गया था, तो 2023 में लिखा गया था। और यह पूछेगा कि हेल्ड नाम का जो पुस्तक है यह एनी माइकल्स का क्या है, तो आपको बताना है कि यह जो है उपन्यास है। इसका क्या है, उपन्यास है, जिसे पेंगुइन रैंडम हाउस की सहायक कंपनी नोपक द्वारा प्रकाशित किया गया है। चलिए बढ़ते हम लोग नेक्स्ट अगला प्रश्न है, यहाँ करंट से क्वेश्चन है। जनवरी 2025 तक युवा स्किल डेवलपमेंट स्कीम के तहत 54,03,231 युवाओं को प्रशिक्षण दिया गया। यह योजना भारत सरकार द्वारा युवाओं को कौशल विकास और रोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए चलाया जा रहा है। अगला प्रश्न है, बिहार राज्य के प्रेमी युवक द्वारा कौन सा पारंपरिक नृत्य किया जाता है। अच्छा, यानी बिहार का आपको नृत्य पूछ रहा है। मैं कई बार आपको बताता हूँ कि बिहार का कजरी हो गया, जाट जाटिन हो गया, ये सारा नृत्य, लौंडा डांस हो गया, तो ये सारा नृत्य जो है कहाँ का है, बिहार का है। झिझिया हो गया, कई बार मैं आपको बताता हूँ। लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन आपको थोड़ा सा घुमा के पूछ दिया है कि यह जो जाट जाटिन नृत्य है, क्वेश्चन पूछा है ऐसा कौन सा नृत्य है जिसमें प्रेमी प्रेमिका द्वारा बिहार में मनाया जाता है खुशी के साथ, तो उस नृत्य का नाम है जाट जाटिन। क्या नाम है, जट जाटिन। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अब जट जाटिन के बारे में यहाँ मैं जो बात बोला वही बात यहाँ पर लिखा हुआ है, था पढ़ते हैं। जट जाटिन उत्तर बिहार का एक प्रसिद्ध लोक नृत्य है। खासकर मिथिला और कोसी के क्षेत्र में यह नृत्य पुरुष और महिलाओं की जोड़ी यानी प्रेमी प्रेमिका द्वारा या पति पत्नी द्वारा मनाया जाता है, गाया जाता है। और इसमें पति पत्नी के रिश्ते, प्रेम, संघर्ष और सामाजिक मुद्दे को दर्शाया जाता है। चलिए बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट अगला प्रश्न फिर पूछा गया था, भारत की ग्रामीण जनसंख्या का कितना प्रतिशत कृषि पर निर्भर करता है। क्योंकि दोस्तों हम लोग जानते हैं कि भारत एक कृषि प्रधान देश है और कृषि में लोग जो है अधिक से अधिक निवास करता है। तो आपको याद रखना कि इसके कुल जनसंख्या का 47% लोग जो है वो किस में लगा हुआ है, तो यह कृषि में लगा हुआ है। कितना, सॉरी दोस्तों, 47%। और कृषि क्षेत्र को ही हम लोग क्या कहते हैं, प्राथमिक क्षेत्र कहते हैं। क्या कहते हैं, प्राथमिक क्षेत्र में यानी लगा हुआ है। चलिए नेक्स्ट यहाँ क्या लिखा हुआ है, थोड़ा सा इसको पढ़ते हैं। सर्वेक्षण में कहा गया है कि देश की 65% आबादी 2021 के आंकड़े में ग्रामीण क्षेत्रों में रहती है। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि 2021 के आंकड़े के अनुसार कितना प्रतिशत आदमी ग्रामीण क्षेत्रों में रहता है, तो 65% आदमी रहता है। और शहरी क्षेत्रों में कितना रहता है, 47% रहता है। तो ये बात आपको याद रखना है। चलिए अब बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट अगला प्रश्न फिर क्या पूछा गया था कि प्रश्न माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में AL2 प्लस F2 कुंजी संयोजन का क्या उपयोग होता है। तो इसका उपयोग होता है वर्तमान फाइल को सेव करने में। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। और हम लोग अब जानते हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल AL3 प्लस F2 के बारे में डिटेल से। माइक्रोसॉफ्ट
एक्सेल में ALT प्लस F2 कुंजी संयोजन का उपयोग करता है, जिसमें किसी भी फाइल को क्या किया जाता है, सेव किया जाता है। विकल्प खोलने के लिए किया जाता है। यह शॉर्टकट उपयोगकर्ताओं को वर्तमान फाइल को एक नए नाम या स्थान पर सेव करने की सुविधा देता है। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया था साइंस से, मेंडलीव की आवर्त सारणी किस आधार पर व्यवस्थित की गई थी? तो वह किया गया था परमाणु द्रव्यमान के आधार पर किया गया था। तो ऑप्शन नंबर बी क्या होगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। अब हम लोग थोड़ा सा मेंडलीव के बारे में जानते हैं। मेंडलीव के अनुसार तत्वों के भौतिक एवं रासायनिक गुण उनके परमाणु भार से संबंधित होते हैं। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि मेंडलीव के आवर्त सारणी का मुख्य तथ्य क्या था? तो आपको बताना है कि इन्होंने तत्वों को भौतिक एवं रासायनिक गुण और उनके परमाणु भार के अनुसार सजाया था। अतः मेंडलीव ने अपनी आवर्त सारणी को परमाणु भार पर आधारित बताया था। ठीक है, नेक्स्ट अगला प्रश्न है, बेदरा के युद्ध के समय मुगल बादशाह कौन था? तो हम लोग बेदरा के युद्ध के बारे में जान लेते हैं। यह जो बेदरा का युद्ध हुआ था, इंग्लैंड और डच के बीच में हुआ था। किसके बीच में हुआ था? डच के बीच में हुआ था। तो इस समय डच ज़्यादा शक्तिशाली था, लेकिन डच क्या होता है कि इस युद्ध में हार जाता है और इंग्लैंड जीत जाता है, और यहाँ से इंग्लैंड अपना वास्तविक शक्ति का आगाज कर देता है, और यहाँ से उनका स्थिति भारत में मजबूत हो जाता है। और इसी समय बेदरा के युद्ध के समय में ही भारत में मुगल बादशाह था आलमगीर द्वितीय। ऑप्शन नंबर बी तो क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो हम लोग पढ़ते हैं मोहम्मद शाह, इसको हम लोग रंगीला के नाम से जानते हैं। क्वेश्चन पूछा जाएगा कौन सा मुगल बादशाह को रंगीला नाम से जाना जाता है? तो आपको क्या बताना है, मोहम्मद शाह को कहा जाता है। और इन्हीं के समय में 1739 में नादिर शाह का आक्रमण हुआ था। ये बात आपको याद रखना है, जिन्होंने भारत से कोहिनूर हीरा और मयूर सिंहासन को ले गया था। और इस मयूर सिंहासन को फिर क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन बनाया था? तो इसको बनाने वाला व्यक्ति शाहजहां था। चलिए बढ़ते हैं, नेक्स्ट अगला प्रश्न है। अच्छा, थोड़ा सा हम लोग उस बेदरा का युद्ध के बारे में जान लेते हैं। बेदरा का युद्ध 1759 ईस्वी में हुआ था। यह जब मुगल बादशाह आलमगीर द्वितीय था। बेदरा का युद्ध अंग्रेज और डचों के बीच हुआ था, जिसमें डचों की हार हुई और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में अपना वर्चस्व स्थापित करने में मदद मिला। और यही युद्ध के साथ अंग्रेजों ने अपना स्थिति भारत में क्या कर लिया, मजबूत कर लिया था। चलिए बढ़ते हैं, नेक्स्ट अगला प्रश्न आया था, स्मार्ट सिटी परियोजना के बजट में कितनी प्रतिशत की कमी की गई है? तो 21% का किया गया है। थोड़ा सा स्मार्ट सिटी योजना के बारे में हम लोग जान लेते हैं। नीचे दिया हुआ है कि भारत सरकार ने स्मार्ट सिटी मिशन की समय सीमा मार्च 2025 तक बढ़ा दी है। हालांकि बजट में 21% की कमी की गई है, जिससे परियोजनाओं को प्राथमिकता के आधार पर पूरा किया जा रहा है। फिर नेक्स्ट प्रश्न आपका आया था कि जल जीवन मिशन के तहत अब ग्रामीण क्षेत्रों में कितने प्रतिशत घरों को नल से जल उपलब्ध कराया गया है? आपको पता है कि घर घर जल नल योजना चलाया गया था। इसके तहत ही दोस्तों 79.74% घरों में जलों को उपलब्ध करवाया गया था। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। और नेक्स्ट प्रश्न फिर पूछा गया था करंट से पूछा गया था, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। पैरालंपिक 2028 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो पैरालंपिक 2028 की मेजबानी करने वाला देश कौन है? तो अमेरिका है। तो ऑप्शन नंबर डी क्या होगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए थोड़ा सा और भी हम लोग जान लेते हैं इस गेम के बारे में। 2028 में ग्रीष्मकालीन ओलंपिक लॉस एंजिल्स जो आपका कैलिफोर्निया संयुक्त राज्य अमेरिका में 21 जुलाई से 6 अगस्त के बीच यहाँ पर आयोजित किया जाएगा, कैलिफोर्निया में अमेरिका की। ये बात आपको याद रखना है। यह तीसरा अवसर होगा जब लॉस एंजिल्स को ग्रीष्मकालीन खेलों की मेजबानी सौंपी गई। नेक्स्ट पॉइंट, 2028 में होने वाले यह ओलंपिक खेल में समग्र रूप से यूएसए में आयोजित होने वाले 90वें ओलंपिक खेल होगा। तो क्वेश्चन पूछा जाएगा कि अब तक ओलंपिक खेलों में टोटल कितने खेल यूएसए में आयोजित किए गए हैं? तो टोटल 9वां खेल होगा। ये कितना होगा? तो 9वां। इससे पहले 8वां संस्करण हो चुका था। अब कौन सा संस्करण होगा? 9वां संस्करण होगा। ये बात आपको याद रखना है। अगला प्रश्न मृदा अपरदन से पूछा गया था कि मृदा अपरदन क्या है? हम लोग जानते हैं कि मृदा अपरदन दोस्तों मिट्टी की उपजाऊ परत का स्थान परिवर्तन और क्षय होना ही क्या कहलाता है? मृदा अपरदन कहलाता है। चलिए नेक्स्ट अगला प्रश्न है, मिट्टी का जल में विलय। अच्छा थोड़ा सा हम लोग वही बात यहाँ पर लिखा हुआ है, मृदा अपरदन के बारे में और जानकारी है। तो जल और वायु के प्रकोप से कई बार भूमि के ऊपरी सतह जल के साथ बह जाती है। जैसे जलोढ़ मिट्टी क्या होता है कि वहाँ का जो ऊपरी का मिट्टी होता है वह बह जाता है, और वही यहाँ पर कहता है मृदा अपरदन क्या कहता है, बह जाती है। और या नहीं तो वायु के द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान तक चली जाती है, या तो जल के द्वारा या तो वायु के द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान तक चली जाती है। भूमि के इसी प्रकार के एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाना ही क्या कहलाता है? मृदा अपरदन कहलाता है। या तो जल के द्वारा जाए या तो वायु के द्वारा जाए। तो यही मिट्टी जब जल या वायु के द्वारा जाता है एक स्थान से दूसरे स्थान, इसी को हम लोग क्या कहते हैं? मृदा अपरदन कहते हैं। चलिए अगला प्रश्न पूछा गया था
कि महानदी की कुल लंबाई लगभग कितनी है। महानदी के बारे में पीछे मैंने आपको बताया, तो ये कितना है 860 किलोमीटर, जो आपका उड़ीसा में स्थित है। और इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। महानदी छत्तीसगढ़ के ऊंचे इलाकों में निकलती है। यह उड़ीसा से होकर बंगाल की खाड़ी तक पहुंचती है। इस नदी की लंबाई लगभग 860 किलोमीटर है। नेक्स्ट अगला प्रश्न है, सौरा नृत्य भारत के किस राज्य में किया जाता है। तो सौरा नृत्य कहाँ किया जाता है, उड़ीसा में। और उड़ीसा का फेमस नृत्य कौन है, ओडिसी भी है। कौन है, ओडिसी भी है। ये बात आपको याद रखना है। तो ऑप्शन नंबर बी क्या होगा, बिल्कुल राइट हो जाने वाला है। चलिए अगला हम लोग बढ़ते हैं। अगला थोड़ा सा हम लोग सौरा नृत्य के बारे में जान लेते हैं। सौरा नृत्य उड़ीसा राज्य के आदिवासी समुदाय द्वारा आयोजित किया जाता है। यह नृत्य सौरा जनजाति से जुड़ा हुआ है, जो अपनी अनूठी सांस्कृतिक परंपरा और लोक कलाओं के लिए प्रसिद्ध है। इस नृत्य में पारंपरिक वेशभूषा और संगीत का विशेष महत्व होता है। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया था, न्यायमूर्ति BR गवई भारत में कितनवें मुख्य न्यायाधीश यानी कि CJI, जिसको हम लोग चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कहते हैं, वो कैमे नंबर के बने। तो आपको याद रखना कि न्यायमूर्ति BR गवई भारत के 52वें नंबर का CJI बना है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बना है। और इनके बारे में थोड़ा सा हम लोग जान लेते हैं। इनसे पहले कौन था वो भी हम जान लेते हैं। न्यायमूर्ति BR गवई वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय के दूसरे सबसे वरिष्ठ न्यायाधीश और न्यायमूर्ति JB बालकृष्ण वर्ष 2007 के बाद दूसरे दलित मुख्य न्यायाधीश है। यह दूसरा दलित मुख्य न्यायाधीश है। ये बात आपको याद रखना है। अगला प्रश्न देखिए क्या पूछा गया था कि 106वें संविधान संशोधन अधिनियम के तहत लोकसभा और राज्य विधानसभा में महिलाओं के लिए कितना प्रतिशत आरक्षण लागू किया गया है। 33% लागू किया है। अच्छा, महिलाओं के लिए पूछेगा कि बिहार में कितना आरक्षण दिया गया है। तो बिहार में 50% दिया गया है। टोटल 33% दिया गया है। चलिए यहाँ थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं, पढ़िए इसके बारे में। 106वां संविधान संशोधन अधिनियम 2023 के तहत भारत की लोकसभा और राज्य विधानसभा में महिलाओं को 33% आरक्षण दिया गया है, जबकि बिहार में पूछा कितना दिया है, 50%। नेक्स्ट अगला है, थर्ड शिफ्ट में पूछा गया था 5 जून को ही। प्रश्न है, 16 वन किस प्रकार के क्षेत्र में पाए जाते हैं। तो 16 वन पश्चिमी घाट में पाए जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। अच्छा, सुंदर वन में याद रखना कि सुंदरी वृक्ष पाया जाता है। क्या पाया जाता है, सुंदरी वृक्ष पाया जाता है। सुंदरवन भारत का सबसे बड़ा डेल्टा क्षेत्र है। भारत का सबसे बड़ा डेल्टा है। भारत का सबसे बड़ा डेल्टा कहेगा कहाँ पाया जाता है, तो सबसे बड़ा डेल्टा जो है इसी सुंदरवन में पाया जाता है। ये बात आपको याद रखना है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला प्रश्न को हम लोग पढ़ते हैं। अगला प्रश्न है अच्छा थोड़ा सा इसके बारे में जानकारी दिया हुआ। 16 भारत के पश्चिमी घाट के 1800 मीटर से उच्च मैदानों पर बहुतायत में उगने वाला एक विशिष्ट पौधा है। इन पौधे में नीले कुरंजी पुष्प खिलते हैं, जो संपूर्ण नीलगिरी पर्वत पर आच्छादित होते हैं, इसलिए इसको नीलगिरी पर्वत की संज्ञा दी गई है। यह पौधा 12 वर्ष में एक ही बार फूल देता है। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया था, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से एक प्रश्न पूछा गया था कि इनकी स्थापना कब और किसके द्वारा किया गया था। हम लोग जानते हैं कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 को हुआ था। कब हुआ था, 1885 ईस्वी को हुआ था। A.O. ह्यूम द्वारा। किसके द्वारा हुआ था, A.O. ह्यूम के द्वारा हुआ था। इसका प्रथम अध्यक्ष पूछेगा किसको बनाया गया था, तो प्रथम अध्यक्ष W.C. बनर्जी को बनाया गया था। किसको बनाया गया था, W.C. बनर्जी को बनाया गया था। तो चलिए आप देखिए इसका स्थापना के बाद पूरा 28 दिसंबर 1885 A.O. ह्यूम कहाँ ऑप्शन में आपको दिख रहा है। तो इसका ऑप्शन देखिए कहाँ दिख रहा है, तो आपका ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है 1885 A.O. ह्यूम द्वारा। तो ऑप्शन नंबर सी क्या होगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। थोड़ा सा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के और भी प्रश्न है। तो मैंने आपको बताया कि इसका स्थापना 28 दिसंबर 1885 ईस्वी में गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विश्वविद्यालय में किया गया था। ये बात आपको याद रखना है। अब कांग्रेस के पहले अध्यक्ष पूछेगा तो W.C. बनर्जी, पहले बता चुका हूँ। कांग्रेस के सबसे युवा अध्यक्ष पूछेगा तो अबुल कलाम आज़ाद थे। और अबुल कलाम आज़ाद से याद रखना कि कांग्रेस का सबसे लंबे समय तक रहने वाला भी अध्यक्ष यही था। सबसे युवा भी है और सबसे लंबे समय तक रहने वाला अध्यक्ष भी यही व्यक्ति है कांग्रेस का। कांग्रेस के 1888 के सत्र की अध्यक्षता पहले अंग्रेज जॉर्ज जूले ने की थी। ये बात आपको याद रखना है। एकमात्र अंग्रेज जिन्होंने कांग्रेस का अधिवेशन में भाग लिया था 1888 का। ये बात आपको याद रखना है। मोतीलाल नेहरू ने कब कांग्रेस का अध्यक्ष बना, 1919 का। चलिए नेक्स्ट अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर देखते हैं, नगर पालिका से प्रश्न आया था कि नगर पालिका के चुनाव किसके द्वारा कराए जाते हैं। यह कराया जाता है राज्य निर्वाचन आयोग। जबकि निर्वाचन आयोग का बात किया जाए कि निर्वाचन आयोग 2 प्रकार का होता है, एक आपका राज्य स्तर पर और एक आपका केंद्र स्तर पर। राज्य
स्तर पर जो होता है उसको हम लोग राज्य निर्वाचन आयोग कहते हैं, केंद्र स्तर पर भारत निर्वाचन आयोग कहते हैं। इसका स्थापना 25 जनवरी 1950 को हुआ था। कब हुआ था निर्वाचन आयोग का स्थापना? 25 जनवरी 1950 को होता है। इसलिए 25 जनवरी को प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाते हैं। क्या मनाते हैं? राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाते हैं। और निर्वाचन आयोग का जो संबंध है आर्टिकल 324 से, किससे है? आर्टिकल 324 से। नेक्स्ट अगला प्रश्न आया था आपका, अगला प्रश्न आपका आया था, क्या है यहाँ देखिए, पेट की एसिडिटी को कम करने के लिए निम्न में से कौन सा घरेलू उपाय प्रभावी है? तो अगर आपको पेट के एसिडिटी को अगर ठीक करना है तो आपके लिए बेकिंग सोडा को पानी में मिलाकर, अगर आप बेकिंग सोडा यानी खाने वाला सोडा को पानी में आप मिला दीजिए तो आपका पेट का एसिडिटी क्या हो जाएगा? बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अब यहाँ देखिए, बेकिंग सोडा जिसको हम लोग सोडियम बाइकार्बोनेट कहते हैं, यानी इसको खाने वाला सोडा यही है। यह एक क्षारीय पदार्थ है जो पेट में मौजूद अतिरिक्त एसिड को न्यूट्रलाइज यानी बेअसर करने में मदद करता है। इसे पानी में मिलाकर पीना एक सामान्य घरेलू उपाय है। अगला प्रश्न आया था, भारतमाला परियोजना प्रोजेक्ट के चरण प्रथम के अंतर्गत कितने किलोमीटर राष्ट्रीय राजमार्ग के विकास की योजना बनाई गई है? तो 34,800 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर सी क्या होगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट अगला प्रश्न, अच्छा थोड़ा सा इसके बारे में जान लेते हैं। भारतमाला परियोजना चरण प्रथम के अंतर्गत कुल 34,800 किलोमीटर राष्ट्रीय राजमार्ग का निर्माण कराने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है सरकार द्वारा, जिसमें से दोस्तों दिसंबर 2003 तक लगभग 15,549 किलोमीटर का निर्माण पूरा किया जा चुका है। अभी भी दोस्तों आधा से ऊपर बचा हुआ है, यानी 19,000 के आसपास में बचा हुआ है जो उनको लक्ष्य को कंप्लीट करना है। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया था, भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची आदिवासी क्षेत्र के प्रशासन को संबोधित करती है और इसमें आदिवासी अदालत के गठन से संबंधित प्रावधान शामिल है? तो 6ठी अनुसूची शामिल है। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। अनुसूची टोटल अभी वर्तमान में पूछेगा कितना है, तो वर्तमान में यह 12 है। पीछे मैंने जस्ट आपको बता करके, अगर आपने एक दिन पहले अगर आपने क्लास किया होगा तो इसमें मैंने आपको सारे अनुसूची 12 का 12 एक ही बार में आपको डिटेल से बता चुका था। इसलिए इस प्रश्न में आपको केवल सिर्फ सॉल्यूशन करा रहा हूँ और आंसर बता रहा हूँ कि कितने प्रश्न पूछा गया था। चलिए बढ़ते नेक्स्ट। अगला है, गुप्त काल में चंद्रगुप्त प्रथम के बाद किसने शासन किया था? चंद्रगुप्त प्रथम के बाद जो शासन किया था समुद्रगुप्त, इसको भारत का नेपोलियन कहते हैं, भारत का नेपोलियन कहते हैं। इसके बारे में कई बार मैंने आपको बताया हूँ। इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर सी क्या होगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए फिर नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया था, अगला प्रश्न पूछा गया था, क्या पूछा गया था यहाँ देखिए, अगला प्रश्न यहाँ पे लगा हुआ है, ठीक है। हुनों के आक्रमण से गुप्त वंश का अंतिम शासक पूछेगा कौन था, तो आपको बताना है हुनों के आक्रमण, स्कंदगुप्त। कौन था? स्कंदगुप्त। इन्होंने हुनों को 46 बार हराया था। कितना बार हराया था? 46 बार हराया था। यही गुप्त वंश का अंतिम शासक था। नेक्स्ट अगला प्रश्न आया था कि एक्सियम मिशन जिसको हम लोग AX4 या इसी को हम लोग कहते हैं AX4 पर अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन ISS की यात्रा करने वाले पहले भारतीय यात्री कौन था? तो शुभांशु शुक्ला। ऑप्शन नंबर बी क्या होगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। राकेश शर्मा प्रथम भारतीय है जिन्होंने चांद पर कदम रखा था, ये बात आपको याद रखना है, ठीक है। कल्पना चावला अंतरिक्ष में तो ये गई थी, लेकिन इसका जो मृत्यु हुआ था वायुयान दुर्घटना के कारण हो गया था, ये बात आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न फिर आया हुआ था, अगला प्रश्न था कि नवंबर 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 17 वर्षों बाद किस पश्चिमी अफ्रीका देश की यात्रा किया था? तो नाइजीरिया का किया था। तो ऑप्शन नंबर बी क्या होगा? राइट हो जाएगा। अब थोड़ा सा हम लोग जान लेते हैं इस यात्रा के बारे में। तो नवंबर 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नाइजीरिया की यात्रा की, जो किसी भारतीय प्रधानमंत्री की इस देश में 17 वर्ष के बाद पहला यात्रा था। इससे पहले 17 वर्ष तक कोई भी भारतीय प्रधानमंत्री इस देश का यात्रा नहीं किया था। यह यात्रा भारत का अफ्रीकी सहयोग को सुदृढ़ करने की उद्देश्य से किया गया था। अगला प्रश्न है, एकलव्य मॉडल रेजिडेंसी स्कूल जिसको हम लोग EMRS कहते हैं, इस योजना की शुरुआत किस वर्ष की गई थी? तो इसका जो शुरुआत हुआ था तो 1921 से 1951 के आसपास में किया गया था। तो इस प्रश्न का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। और 1921 से 51 के दशक में भारत में इसे स्थिर जनसंख्या वृद्धि अवधि के रूप में जाना जाता है। देश के स्वास्थ्य और स्वतंत्रता में व्यापक सुधार के परिणाम स्वरूप मृत्यु दर को कम में आई है। दोस्तों ये रहा प्रश्न जो आपका 5 जून को पूछा गया था। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है, हेल्पफुल लगता है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। मैं हर रोज़ आपको यही सब प्रश्न कराते रहता हूं। अगर आपने निश्चित तौर से रोज़ अगर आप क्लास करते हैं, रोज़ आप प्रैक्टिस सेट को सोल्यूशन करते हैं, तो उम्मीद था दोस्तों ऐसा था कि प्रश्न में कोई भी जान नहीं था। ये अलग बात है, कोई लोग जो पढ़ाई नहीं है कहता है पेपर में जान था, पेपर में टफ है, जबकि यही सब चीज़ पूछा जाता है। चलिए
अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।